हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, वो टॉर्क कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम होगा, या टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी कहीं पे, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डाइपोल से रिलेटेड पढ़ा है और डाइपोल से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। डाइपोल की वजह से एक्सिस पे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है बाइसेक्टर पे और इन स्पेस एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो माय नेम इज सुनील कुमार एंड वेलकम ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल इंस्पायरिंग फिजिक्स। आइए डिस्कस करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग लगाएंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना लेते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताई है कि इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। मान के चलो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल प्लेस किया। प्लस क्यू, इस पॉइंट पे रखा हमने माइनस क्यू। मिड पॉइंट, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू एल और दिस लेंथ विल बी इक्वल टू एल। टोटल लेंथ हमारे पास होती है क्या, 2l। इस पॉइंट पे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है और उस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू टाइम्स ऑफ ई। F इज इक्वल टू क्यू ई होती है। डायरेक्शन की बात कर ले, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा along the direction of electric field या parallel to the direction of electric field, F is equal to QE। और अगर माइनस क्यू रखते हैं, माइनस क्यू रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इस माइनस क्यू पे लगेगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई यहां पे और F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई यहां पे। अब यहां पर एक पॉइंट है, ध्यान से देखो। अगर ये प्लस क्यू ई इस तरफ लगा along the direction of electric field और ये माइनस क्यू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ये जो डाइपोल है ये रोटेट होगा। रोटेट होगा ये डाइपोल अबाउट दिस पॉइंट O, सेंटर ऑफ मास मान के चलते हम। रोटेशनल मोशन क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं। इस पॉइंट के अलोंग ये क्या होगा, रोटेट होगा। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होता है और अगर ये फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होता है तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे हम, याद रखें, टू इक्वल फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स which do not have same line of action, two equal force, equal and opposite force which do not have same line of एक्शन। इस तरह का कोई भी दो फोर्स, इस तरह के कोई भी दो फोर्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेशन, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, रोटेशन, स्पिन कह सकते हैं।
दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम लाइन ऑफ एक्शन कहां होता, सेम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन होता है यहां पर, इस पॉइंट पे एक इस तरफ एक्ट करता। मान के चलो यहां पर अगर बना के देखें तो इस तरह से कुछ अगर कंडीशन हमारे पास होती कि यहां पर O मान ले, इस पॉइंट पे F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई और इस पॉइंट पे F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये आपके पास जो होगा ये होगा सेम लाइन एक्शन। इन दोनों फोर्स की जो एक्शन लाइन है वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। लेकिन यहां पर टू इक्वल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, क्या होगा इसकी वजह से, रोटेशन। मतलब ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रोटेट करेगा, रोटेट या स्पिन अबाउट सेंटर ऑफ मास, COM सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास हमारे पास कौन सा होगा, पॉइंट O। ये इसकी वजह से जो टॉर्क एक्ट होगा यहां पर, उस टॉर्क की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होगा, रोटेशन होगा, रोटेशन की वजह से क्या एक्ट होगा, टॉर्क। टॉर्क हमारे पास होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर एक चीज और नोट करें, F net इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो F net की वैल्यू यहां पर प्लस QE इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में माइनस QE, F net क्या होगा, 0, नेट फोर्स क्या होगा, 0। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस, इसको नोट कर लें, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से ध्यान से देखो एक बार, अबाउट सेंटर ऑफ मास, बेटे इसी एक्सिस के अलोंग तो अराउंड तो रोटेट करेगा ये डाइपोल, तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फोर्स के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहां से यहां तक का टॉर्क एक्ट होगा, यहां से यहां तक का टॉर्क की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। मान के चलो कि इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन किया है एट एन एंगल थीटा, मान के चलो ये एंगल कितना है, थीटा, हर पॉइंट पे थीटा ही होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल भी क्या है, थीटा। अगर ये L है, ध्यान से देखो, ये है L और ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा, तो जिसके साथ थीटा बना ये कंपोनेंट L cos थीटा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, L cos थीटा, और ये कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, L sin थीटा। मतलब ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, L sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा ये तो F इंटू L sin थीटा, F की वैल्यू QE इंटू L sin थीटा। उसके बाद यहां पर देखो, ये साइड L है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस L है, अगर ये एंगल थीटा इसको मैं यहां से मिला दूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस बिटवीन एक्सिस एंड ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा,
और ये कंपोनेंट हमारे पास जो होगा ये L cos थीटा, और ये कंपोनेंट हमारे पास कौन सा होगा L sin थीटा। तो टॉर्क, टोटल टॉर्क हमारे पास जो होगा या नेट टॉर्क जो होगा वो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 किसकी वजह से है, नोट कर लेंगे। टॉर्क 1 है हमारे पास फर्स्ट हाफ ऑफ डाइपोल, अबाउट द सेंटर ऑफ डाइपोल, और टॉर्क 2 कौन सा होगा, सेकेंड हाफ ऑफ डाइपोल। तो यहां से नेट टॉर्क हमारे पास आएगा F इंटू L साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस F इंटू L साइन थीटा, F की वैल्यू QE। तो हमारे पास आ गया नेट टॉर्क आ गया QE L साइन थीटा प्लस QE L साइन थीटा। नेट टॉर्क की वैल्यू होगी 2 QE L साइन थीटा। इसको थोड़ा सा चेंज करें तो नेट टॉर्क होगा Q इंटू 2 को L के साथ लिख दो 2L इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2L पहले पढ़ चुके हैं, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट। तो नेट टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। नेट टॉर्क कैलकुलेट हुआ क्या, PE साइन थीटा। क्या इंटू 2L इज इक्वल टू क्या हो गया P। अब देखो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, यही तो है डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन प्लस QE की, ये डायरेक्शन माइनस QE की। तो यहां से अगर वेक्टर फॉर्म PB वेक्टर EB वेक्टर, तो अगर इसको लिखे हम वेक्टर में तो हमारे पास P क्रॉस E लिखा जाएगा, E क्रॉस P पॉसिबिलिटी है या नहीं है लिखने की, E क्रॉस P लिख सकते हैं। देखना एक बार ध्यान से, ये फोर्स है ये और ये फोर्स है ये, अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रोटेशन क्या होगा इस डाइपोल का, क्लॉकवाइज। रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। यहां से देखो ये फर्स्ट हाफ पे ये टॉर्क लगेगा, इस फर्स्ट हाफ पे जो टॉर्क लगेगा वो उसकी वजह से डाइपोल की डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन होगी ये, और जो सेकंड हाफ पे टॉर्क लगेगा उसकी वजह से जो रोटेशन होगा वो ये। एक चीज और नोट करें, यहां पर मैंने जैसे लिखवाया आपसे F नेट इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। इसके साथ एक चीज और भी नोट करें कि ये जो डाइपोल होगा, ये डाइपोल F नेट 0 है, तो ये डाइपोल क्या होगा, किसमें होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। किसमें होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 है। दो तरह के इक्विलिब्रियम हमने पढ़े, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्लास 11th, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पर F नेट इज इक्वल टू 0 है, F नेट की वैल्यू 0 रहेगी हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर F नेट 0 है तो हम लिख सकते हैं डाइपोल किसमें होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में। लेकिन नेट टॉर्क की वैल्यू अभी हमारे पास आ रही है PE sin थीटा, मतलब जरूरी नहीं है 0, किसी कंडीशन में 0 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में 0 हो। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू कुछ है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रोटेट। ट्रांसलेशन का मतलब ये लेफ्ट राइट नहीं जा सकता, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जा सकता, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। लेकिन अपने इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अगर ये रोटेट कर सकता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास ये जो डायरेक्शन है फर्स्ट हाफ ऑफ डाइपोल की, सॉरी टॉर्क ऑन फर्स्ट हाफ ऑफ डाइपोल क्लॉकवाइज, और ये भी डायरेक्शन कैसी है, सेकंड हाफ पे, ये भी क्लॉकवाइज। अगर ये भी क्लॉकवाइज है तो हम E क्रॉस P, ध्यान से देखो यहां पर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसको हमने थीटा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ये है, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एंगल भी इक्वल टू कितना माना हुआ हमने, थीटा। अगर ये P क्रॉस E और ये P क्रॉस E, मतलब रोटेशन ऑफ डाइपोल को कैसा है, दोनों में, दोनों हाफ पे, फर्स्ट और सेकंड पे क्लॉकवाइज,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगी, एंगल कितना है थीटा। और अगर ये डायरेक्शन देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो लिख सकते हैं ई क्रॉस पी बेटा, ई क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। स्केलर फॉर्म में तो यही आएगा, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। वेक्टर फॉर्म में किसका डिफरेंस होगा, डायरेक्शन का। मतलब अगर क्लॉकवाइज दोनों हैं तो पी क्रॉस ई, यहां पे क्या लिखोगे आप, पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती इसकी तो फिर हम क्या लिखते हैं, टॉर्क नेट इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में ई क्रॉस पी। लेकिन अभी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो हम क्या लिखेंगे इसको, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क नेट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये हमारे पास है नेट टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पी क्रॉस ई इज क्लॉकवाइज, पी क्रॉस इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, और जो नेट टॉर्क होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। टॉर्क की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज और पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ई क्रॉस पी नहीं पी क्रॉस ई लिखेंगे। तो ये हमारे पास है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जरूर नोट कर ले इसकी डायरेक्शन, ये भी किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क नेट इज इक्वल टू, डायरेक्शन आपको क्लियरली डायग्राम में दिखाई दे रही है, दोनों डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, टॉर्क नेट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये हमारे पास है टॉर्क की वैल्यू। अभी इसके बाद हम इसके कुछ केस डिस्कस करेंगे कि टॉर्क किस कंडीशन में मैक्सिमम, किस कंडीशन में मिनिमम, किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, वो सारी चीज अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहां तक इसको नोट कर ले, जब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ी इंक पिला देता हूं। नोट करें, नोट कर लो भाई, पॉज करके नोट कर लो। देखिए आगे देखते हैं। स्पेशल केस में फर्स्ट क्वेश्चन, when torque is maximum, when torque is maximum, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, when torque is maximum, torque is equal to net torque is equal to PE sin थीटा। ये पढ़ गया है, नेट टॉर्क क्या पढ़ गया है, हम नेट टॉर्क इज इक्वल टू पढ़ गया है पीई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू देखो, पी और ई, पी की डायरेक्शन, सॉरी पी की डायरेक्शन कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पी तो कांस्टेंट होगा, और ई भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब पी और ई का तो कोई मैटर नहीं है, कहने का मतलब मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या देखना है, साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम होगा, टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम कब, साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्स होगा प्लस माइनस 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप ये भी ले सकते हो 270 डिग्री। देखिए कैसे, डायग्राम देखें एक बार। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर हमने डायपोल को प्लेस किया। फर्स्ट डायपोल रखा हमने, पहली कंडीशन देख लेते हैं, सेंटर O प्लस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, L, और ये भी क्या होगा हमारे पास, लेंथ L। यहां पर लगेगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, यहां पर लगेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई,
और F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई रखेंगे इस कंडीशन में, तो साइन ये जो एंगल है एक्सिस ऑफ, क्योंकि एंगल हमें देखना है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल तो ये है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अपवर्ड होगी, और ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये एंगल सेंटर ऑफ मास से ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री, और ये एंगल 90 बनेगा, तो साइन 91, मतलब टॉर्क इस कंडीशन में क्या होगा मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा यहां से देखो, एक्चुअल में कहानी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाहता है, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी है, मतलब इस डायपोल को जितना इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डिस्प्लेस करोगे, जितने ज्यादा एंगल से इधर लेके जाओगे इस तरफ, उतनी ज्यादा ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, टॉर्क की वैल्यू उतनी क्या होगी मैक्सिमम। टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम साइन थीटा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या 270 में भी इसका बना के देख लो आप, इस डायरेक्शन को रिवर्स कर लो, इस 270 कब बनेगा जब डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो ये हमारे पास हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, डायरेक्शन क्या हो जाएगी डायपोल की डाउनवर्ड, अभी अपवर्ड है, अगर इसको उल्टा करके रखें तो डायरेक्शन डायपोल की डाउनवर्ड होगी, लेकिन हम एंगल मेजर करेंगे, ध्यान रखना यहां से कभी यहां से लेके 90 लिख दो, बना देता हूं एक बार, देख लो एक बार, ये मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास है डायपोल, और डायपोल अब ये माइनस क्यू है यहां पर और ये क्या है प्लस क्यू, पॉइंट ओ है, ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो एंगल हम लेंगे वो एंगल यहां से यहां तक 90 180 और यहां पर क्या बनेगा 270, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा साइन थीटा 270, टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, मतलब टॉर्क नेट टॉर्क मैक्सिमम when P is perpendicular to E, when P is perpendicular to E, P या इलेक्ट्रिक डायपोल, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टॉर्क एक्ट होगा इस डायपोल पे वो क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, when टॉर्क इज मिनिमम, when टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क मिनिमम कहां होगा वो चीज एक बार देख लेते हैं इसको नोट करेंगे, व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, एफ नेट इज इक्वल टू 0, टॉर्क नेट इज इक्वल टू, अभी देखेंगे होगा क्या, अभी पता नहीं कि 0 भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये 0 होगा ऑलवेज, ये चीज मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, एफ नेट ऑलवेज क्या होगा 0, हमें देखना है कि टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कहां होगी, टॉर्क मिनिमम साइन थीटा क्या होगा मिनिमम, थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोनों केस बना लेते हैं, दोनों में कुछ एक दो चीजें और भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और ये केस हमारे पास है सेकंड। देखो फर्स्ट केस डिस्कस कर ले पहले इसका, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर हम डाइपोल को, ये डाइपोल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, 0 तभी तो बनेगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये सेंटर O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। एक चीज ध्यान से देखो कि अगर हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें, इस डाइपोल को
इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दें, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब डाइपोल की डायरेक्शन पी भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और इस तरफ लगेगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। पहला पॉइंट याद कीजिए, मैंने यहां पे लिखा था टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। यहां पर कुछ उसी तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही है। यहां पर F इज इक्वल टू जो माइनस क्यू ई और F इज इक्वल टू जो प्लस क्यू ई लगा, ये दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। मतलब ये इस डाइपोल को इस तरफ खींच सकता है, ये इस डाइपोल को क्या रखेगा, इस तरफ खींचेगा। रोटेट तो नहीं कर सकता, इसको रोटेट नहीं कर सकता, तो यहां पर टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में एफ नेट इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क भी 0, और एफ नेट तो 0 होगा ही होगा, ये चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब इस कंडीशन में एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। एक चीज और देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इस डाइपोल को, सिचुएशन वही है, फील कीजिए थोड़ा सा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बहुत ही शातिर है। ये इस डाइपोल को हमेशा अपनी डायरेक्शन में लेके आने की सोचता है कि ये डाइपोल कैसे भी रखा हो, किधर आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। मान लो इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, डायग्राम समझने की कोशिश करना। मैंने डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, मान लो मैं डाइपोल को कुछ ऐसे रख दूं, और ऐसे रखने के बाद ये एंगल मान लो हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। कितने एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, थीटा से। अगर जैसे ही मैं इसको थीटा से डिस्प्लेस करूंगा तो इधर फोर्स लगेगा कितना, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। इधर कितना फोर्स लगेगा इस डाइपोल पे, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई इसको इधर लेके आएगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इसको इधर लेके आएगा। ये कहां आएगा, ये फिर भी इस कहां तक आएगा, ये आएगा जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या ना आ जाए, पैरेलल। मतलब डाइपोल की डायरेक्शन कहां तक ना आ जाए, इसके पैरेलल, वहां तक ये डिस्प्लेस होगा। वहां पर आके फिर टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और एफ नेट की वैल्यू तो वहां पर भी 0 है और यहां पर भी क्या है, 0। इससे अपोजिट देखो, अगर हम बात करें कि 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या रख दें, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल रखोगे तो कुछ इस तरह का कंडीशन हमारे पास बन के आएगी। ये प्लस क्यू ई, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, और यहां पर होगा ये इसका मिड पॉइंट, ये एल और ये भी एल। अब डायरेक्शन इस डाइपोल की है, ये डाइपोल की डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पर जो एक फोर्स लगेगा प्लस क्यू पे, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है प्लस चार्ज पे, पहले भी बताया मैंने। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उस पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और इस पे फोर्स लगेगा इधर F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। लेकिन रोटेट तो अब भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये इसको इस तरफ दबाएगा, ये इसको इस तरफ दबाएगा, रोटेशन तो नहीं होगा, क्योंकि सेम जो फोर्स की एक्शन लाइन है दोनों फोर्स की, वो क्या है, सेम। दोनों फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, नेट टॉर्क 0, और एफ नेट की वैल्यू यहां पर भी क्या होगी, 0। तो ये कंडीशन हमारे पास है, व्हेन टॉर्क इज मिनिमम, एफ नेट की वैल्यू 0, टॉर्क ऑलवेज एफ नेट ऑलवेज 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो टॉर्क मिनिमम या 0 होगा, साइन थीटा मिनिमम या 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0। यहां पर भी सिचुएशन देखो, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इसको क्या करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करोगे इसको, तो यहां पर है प्लस क्यू और यहां पर है माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। फोर्स लगेगा एक इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ, ये रोटेट होके कहा जाएगा, सिचुएशन वही है। मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ट्राई करता है इसी चीज के लिए कि डाइपोल की डायरेक्शन उसके क्या हो जाए, पैरेलल। मैं दोनों के लिए बात करूंगा, पहले इसके लिए समझ लेते हैं। यहां पर भी मैंने लिखा इक्विलिब्रियम,
और यहां पर भी ये कंडीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम। लेकिन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है 11th क्लास में हम पढ़ के आए स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर पहले इस चीज को देखिए, स्टेबल का मतलब ये है कि कोई बॉडी जो है वो अपनी जगह पर फिक्स है, अगर उसको हम डिस्प्लेस करना चाहेंगे तो वो उस चीज का अपोज करेगा, अपनी उसी पोजीशन पे क्या आएगा, वो वापस आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही होगा कि अपनी उसी पोजीशन पे क्या आएगा, वापस। इसका एग्जांपल देखो मैंने बनाया हुआ है, ये डायपोल की डायरेक्शन पहले ये थी, अगर इस डायपोल को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया कुछ ऐसे एंगल थीटा से, तो इधर क्या लगा, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और इधर क्या लगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ये फोर्स इसको इधर लेके आएगा, ये फोर्स इसको इधर लेके आएगा, यहां पर आके ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जैसे ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, वहां पर नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब उसके क्या आ गया, ये पैरेलल। मैं वही बात आपसे बार बार कह रहा हूं, इस चीज को नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक डायपोल always try इलेक्ट्रिक डायपोल, नोट डाल लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल always tries to line the dipole its own direction, कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोशिश हमेशा यही रहती है कि डायपोल क्या आ जाए, उसके पैरेलल आ जाए, उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल का मतलब कि अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। आप इसको, ये डायपोल की पहले हमने इसको पैरेलल रखा, पैरेलल रखने के बाद हम इसको देखना चाह रहे हैं कि कितना डिस्प्लेस होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। स्टेबल का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर, ये एंड इस तरफ ले, यहां पे ले गए, इस एंड को यहां पर ले गए, जैसे ये एंड यहां पे और इस पॉइंट पे जाएगा, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, और दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तो क्या एक्ट होगा, टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, रोटेट होकर फिर दोबारा से कहा जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो इक्विलिब्रियम के साथ यहां पर लिख लेंगे, ये कंडीशन किसकी होगी, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम की। मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, व्हेन एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, किस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डायपोल को, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो पैरेलल अगर हम रखें डायपोल को, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, वो कौन सी पोजीशन अटेन करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर देखो, यहां पर ये डायपोल हमने रखा है एंटी पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, डायपोल ये रखा था मैंने, डायपोल ये रख दिया प्लस क्यू और यहां पर रख दिया माइनस क्यू, तो फोर्स एक्ट होगा यहां पर प्लस क्यू पे, ये डायरेक्शन ये है, फोर्स एक्ट होगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू इधर, और इधर फोर्स एक्ट होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इधर। मतलब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हुआ दोनों का, और टॉर्क एक्ट हुआ, क्योंकि अब ये इस एंड को इस तरफ लेके आएगा, ये फोर्स इस एंड को इधर लेके जाएगा। ये डायपोल जो पहले एंटी पैरेलल रखा था, जिसको हमने थोड़ा सा क्या किया, डिस्प्लेस किया, ये पूरा का पूरा रोटेट होके किसके अलोंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई यही करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं भाई, ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वेरी सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल लिख दिया था मैंने यहाँ पे गलती से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल ऑन इट्स डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा डायपोल के साथ कोशिश में रहता है कि डायपोल उसकी डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब एक बार हम उसको, किसी बॉडी को उसके पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो वो वापस अपनी पोजीशन पे कभी ना आए, तो यहाँ पर ये वापस आएगा नहीं। देखो एक बार दोबारा से मैं डायग्राम बनाता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले रखा था एंटी पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ था, और हमने डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया,
एंटी पैरेलल में ऐसे रखा था, प्लस क्यू यहां पर आएगा, माइनस क्यू यहां पर आएगा, ये सेंटर ओ। पहले डायपोल ये प्लस क्यू यहां पर था, माइनस क्यू यहां पर था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन हुई। लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा सा एंगल थीटा से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो क्या F इज इक्वल टू प्लस क्यू इधर नहीं लगेगा, और इस पॉइंट पे F इज इक्वल टू माइनस क्यू इधर नहीं लगेगा। दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हुआ और ये डायपोल इस तरह से रोटेट होगा, और रोटेट होकर किसके अलोंग आ जाएगा, फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये हमारे पास यहां पर लिख लेंगे। ये तो नोट नेट टॉर्क जीरो होगा, नेट फोर्स तो ऑलवेज जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। और यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम होगा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ये क्या होगा, अनस्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब दो पॉइंट्स यहां से क्लियर हुए हमारे कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल अटेन करेगा कौन सी कंडीशन, कौन सा इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड नंबर 2, अगर किसी डायपोल को व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल अटेन करेगा कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल एग्जिस्ट करेगा नहीं। हमने 3 इक्विलिब्रियम पढ़े हैं 11th क्लास में, रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल। तो 2 यहां पर करेंगे। ये कंडीशन याद हो, कई बार क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में हमें एंगल की वैल्यू गिवन नहीं होती है, ये ध्यान दें। कई बार एंगल गिवन नहीं होता है और वहां पर हमसे सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि जो डायपोल है वो एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम को या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो वहां पर फिर हम ये चीज क्लियर देखें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो फिर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम गिवन है, इसका मतलब डायपोल रखा हुआ है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एंगल में कंफ्यूजन हो जाता है कि एंगल मेजर कहां से करें। मैंने इससे पहले वाला केस कराया था जिसमें हमने डायपोल को परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वहां पर एक एंगल मैंने लिया 90 डिग्री का और दूसरा एंगल लिया हमने 270 डिग्री का। एंगल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर बना देता हूं, इस चीज को नोट कर लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे पहले भी किया होगा, नोट नहीं पहले कर रखा है, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो एंगल हमेशा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो एंगल हमेशा इस तरफ से मेजर करोगे आप। अगर हमने 270 मेजर किया था तो कुछ इस तरह से मेजर किया था, ध्यान से देखो। इस डायपोल को हमने रिवर्स किया है और इस डायपोल को रिवर्स किया तो ये प्लस क्यू है, ये क्या है हमारे पास माइनस क्यू है। तो 270 यहां से करोगे तो ये तो 90 है, लेकिन हमने यहां से 90, यहां से 180 और यहां से कितना था 270। तो एंगल जो मेजर होगा वो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इस तरफ से मेजर करोगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखा है, ऐसे बना लो तो फिर इधर से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ये 2 पॉइंट याद रखें, स्टेबल अनस्टेबल को ध्यान रखेंगे। और एक ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि डायपोल उसके डायरेक्शन के पैरेलल आ जाए, मतलब उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल ऑन इट्स डायरेक्शन। तो ये आपके पास था टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कहां होगा। दूसरी बात, यहां पर मैंने ये चीज लिखी, इस क्वेश्चन मार्क को यहां से हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे पास आंसर आ गया यहां से। इसका एफ नेट की वैल्यू 0 होगी ऑलवेज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। टॉर्क नेट टॉर्क की वैल्यू में और मे नॉट 0, मे और मे नॉट 0। टॉर्क की वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 पैरेलल कंडीशन में, टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 एंटी पैरेलल कंडीशन में। लेकिन टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कहां आई, जब हमारे पास 90 डिग्री था, या कितना था हमारे पास 270 डिग्री था। तो टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन एफ नेट की वैल्यू 0 होगी ऑलवेज। तो ये आपके पास है, यहां तक इस चीज को नोट कर लें। इसके 2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर में। फिर नोट करें, पॉज करके नोट कर लें भाई, वीडियो को पॉज करें, सारे पॉइंट्स नोट करें, और नोट करने के बाद अब हम चलते हैं 2 क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, 2 खूबसूरत से क्वेश्चन होगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपकी तरह। देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इज, क्वेश्चन लिखते हैं स्टेटमेंट नहीं, मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम देख लो पहले, और डायग्राम के बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ कैलकुलेट करना है। पहले एक डायपोल बनाया,
इस डायपोल के साथ इस डायपोल को सॉरी अलाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा, और उस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हमारे पास गिवन है, थीटा 30 डिग्री गिवन है, और यहां पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर है डायपोल की डायरेक्शन होगी सॉरी माइनस क्यू चार्ज। इस चार्ज है तो मास तो लाई करेगा, इसका मास m, इसका मास m, चार्ज बिना मास के नहीं होगा, मास हो सकता है बगैर चार्ज के, ये चीज पहले भी आप पढ़ चुके हो। चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, लेकिन मास है तो जरूरी नहीं है कि उसका चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये पॉइंट O, और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ये L, सेंटर से ऑफ डायपोल से ये डिस्टेंस भी L, ठीक है। इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन किया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री से अलाइन किया है, तो यहां से ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट एट ए मोमेंट, इस पोजीशन पे इस डायपोल को रखने के बाद नोट करेंगे, जस्ट एट द मोमेंट डायपोल इज रिलीज्ड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ डायपोल। जस्ट एट द मोमेंट is dipole is released, find angular acceleration alpha of dipole। बहुत ही खूबसूरत सवाल, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत। डायपोल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ डायपोल, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक को उठाया है, कॉम्बिनेशन उठाया आपके पास किस का, कॉम्बिनेशन आपके पास उठाया है एंगुलर रोटेशन मोशन का, रोटेशनल मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 11th का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां से है 12th। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपने कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है कि अगर इस कंडीशन में करके हम इस डायपोल को छोड़ दें, रिलीज कर दें, तो ये जो डायपोल है ये रोटेट होगा, टॉर्क एक्ट होगा, एफ नेट की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन टॉर्क एक्ट होगा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो यहां पर अल्फा तो एक्ट होगा, और उसी अल्फा की वैल्यू हमें क्या बतानी है, कैलकुलेट करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। देखो टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा, P की डायपोल की वैल्यू Q इंटू 2L, डिस्टेंस टोटल 2L दे रखी है, तो 2L E इंटू साइन थीटा, साइन की वैल्यू 30 डिग्री मतलब साइन 30 जो भी होगा। देखो टॉर्क इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो, टॉर्क इज इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लिख लेते हैं, दोनों ही कंसेप्ट यूज होंगे, रोटेशनल मोशन का एक कंसेप्ट यूज होगा, एक कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख लो पहले, अभी पढ़ा हमने, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू P की जगह हम लिखेंगे Q इंटू 2L, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30। ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी बात करें रोटेशनल मोशन की, तो एक इक्वेशन पढ़ी थी अगर आपको ध्यान हो तो रोटेशनल मोशन में 11th क्लास में, रोटेशनल मोशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बेटा वही तो है इक्वेशन, ये F इज इक्वल टू ma रिलेट कर लो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ट्रांसलेशन मोशन होता तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन है तो आई अल्फा, आई याद हो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहां पर ए एक्सेलरेशन होता था, यहां पर अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू कुछ इस तरह का याद हो आपको, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। भाई n पार्टिकल्स के लिए रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह से तो निकालते थे, तो यहां पर इस पॉइंट के अबाउट ही तो निकालना है, इसी के अबाउट तो रोटेट होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, तो यहां से यहां तक का ml स्क्वायर, यहां से यहां तक ml स्क्वायर, मतलब i की वैल्यू ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, i इज इक्वल टू, क्योंकि इसका मास यहां पर m है, इसका मास यहां पर m है, तो कितना आ गया 2ml स्क्वायर, i इज इक्वल टू क्या आ गया
2ml²। मतलब एक इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2ml² अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन टॉर्क की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन से टॉर्क। और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो टॉर्क और रोटेशनल मोशन से जो टॉर्क है, उन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो 2ml² अल्फा इज इक्वल टू q इंटू 2l इंटू e साइन 30। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, और 1/2 2 से 2 कैंसिल। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, एक एल यहां से कैंसिल हुआ, और भी देख लो, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। 2ml अल्फा इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, q e, बस यही बचा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक एल उधर से कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अल्फा आएगा q e अपॉन 2ml, एंगुलर एक्सीलरेशन, q चार्ज, e इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 2 कांस्टेंट, m मास जो भी चार्ज यहां पर होगा, और l जो है वो लेंथ, जो आपके पास फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, जो भी डायपोल की जो हाफ लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन इस डायपोल का, कि अगर इस में हम इसको छोड़ेंगे तो ये डायपोल रोटेट जरूर करेगा, और जब रोटेट करेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन जरूर लाई करेगा। रोटेशनल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि एफ नेट की वैल्यू 0 है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में जब टॉर्क का टॉपिक स्टार्ट किया तो वहां पर लिखा था कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि एफ नेट 0 है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर टॉर्क नेट भी 0 हो। हर सिचुएशन में टॉर्क नेट की वैल्यू 0 होती है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में होती है, सभी में नहीं होती। तो वहां पर हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा, और इसी की वजह से ये टॉर्क रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन यहां पर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास होगा वो होगा एसएचएम से रिलेटेड, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम से रिलेटेड। देखो बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, पहले जो डायपोल की सिचुएशन है कुछ इस तरह की है, -q +q O L, और ये भी लेंथ L। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डायपोल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें कुछ इस तरह से, ये एक्सिस ऑफ डायपोल एंगल थीटा, एंगल थीटा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमसे पूछा कि इफ डिस्प्लेस एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस किया, डायपोल यहां था, +q यहां पर आ गया, -q यहां पर आ गया, ठीक है। और +q और -q आने के बाद में इनका मास तो होगा ही, तो आपको पता ही है, अब थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया इनका मास है होगा, ठीक है। सोल्व क्या करना, देखो, इफ वी डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम, क्योंकि यहां पर देखो एक बार ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो डायपोल की डायरेक्शन भी यही होगी। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है पहले, डिस्प्लेस करने से पहले, इस पोजीशन से लाने से पहले ये जो डायपोल होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। मतलब इफ यू स्लाइटली डिस्प्लेस द डायपोल from stable equilibrium position, from stable equilibrium position, find the time period of oscillation, find the time period of oscillation, time period of oscillation। देखो सबसे पहले तो ये पता हो कि ये एसएचएम करेगा भी नहीं करेगा। एसएचएम F इज इक्वल टू -kx, F इज इक्वल टू -kx वाली कंडीशन एक बार देख लेते हैं।
इसको हमने ये डिस्प्लेस किया, यहां तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, ठीक है। हमने कहा कि इसको हमने स्लाइटली थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। यहां पर F इज इक्वल टू लगा प्लस क्यू ई, इस पॉइंट पे लगा F इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में, यहां पर लगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, मतलब रोटेट होगा ये डाइपोल, बिल्कुल होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। अभी यहां पर टॉर्क जीरो था क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम था फोर्स का, तो टॉर्क जीरो हुआ, नेट टॉर्क नेट फोर्स दोनों जीरो हुए। लेकिन यहां जाने के बाद में लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हुआ, लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हुआ तो रोटेट करेगा, स्पिन करेगा ये डाइपोल, तो रोटेशनल मोशन यहां से होगा तो ये रोटेट करेगा, और अगर रोटेट करेगा तो अपनी इस पोजीशन पे आएगा। दूसरी बात ये इस पोजीशन पे रुकेगा या आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। क्यों जाएगा? ड्यू टू इनर्शिया, ये रुकेगा नहीं, यहां पर इसका कुछ मास है m मान के चले हम, तो इनर्शिया की वजह से ये डाइपोल यहां पर नहीं रुकेगा, इधर जाएगा। अब जैसे ये इधर आ गया, एक चीज अज्यूम करना, एक बार यहां देख लो उस डायग्राम में तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले डाइपोल ये था, अगर ये डाइपोल यहां पे आया और इनर्शिया की वजह से यहां ना रुका और यहां आ गया तो फिर डाइपोल ये हो गया, और डाइपोल ये हो गया तो यहां पर आ गया प्लस क्यू और यहां पर क्या आ गया माइनस क्यू। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू, एफ इधर लगेगा प्लस क्यू ई, और इधर क्या लगेगा अपोजिट टू एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। मतलब इधर जाने की बजाय ये फिर दोबारा से किधर, पहले तो ऐसे रोटेट हो रहा था, ये इनर्शिया की वजह से ये यहां तक आया, मान लो यहां पे इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है, यहां इनर्शिया की वजह से रुका नहीं, यहां तक आ गया तो और नीचे चला गया, ये और नीचे चला गया तो सिचुएशन फोर्स की ये बनेगी, अब ये बनेगी तो अब जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी फोर्स की, और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी तो फिर दोबारा यहां पर, मतलब ये कि ये यहां से यहां और फिर यहां से यहां ऑसिलेट होगा अपनी मेन पोजीशन पे, और ऑसिलेट होगा तो क्या होगा एसएचएम। हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये तो था क्वेश्चन हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस करता हूं, इसको अगर मैं थीटा एंगल से इस टॉर्क को इसकी स्टेबल पोजीशन से हम डिस्प्लेस करते हैं, तो क्या इसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट नहीं होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब जो उसको उसकी पोजीशन पे क्या करे, रिस्टोर करे, वापस ले आए, तो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, पीई, एंगल थीटा से हमने डिस्प्लेस किया है तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, पीई साइन थीटा। अगर मान के चलो इफ स्लाइटली डिस्प्लेस का हमने, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा बी नियरली इक्वल टू थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू पीई थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू पीई थीटा। ये सब नो, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू पीई थीटा। अब एक चीज देखो, हमने इसको डिस्प्लेस किया है इस तरफ, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, तो हमारे पास क्या, हम रिस्टोरिंग टॉर्क को माइनस पीई थीटा लिख सकते हैं, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, माइनस पीई थीटा। यहां तक की बात क्लियर है? इसके बाद ध्यान से देखो, अगर मान लो जो एसएचएम की कंडीशन है, यहां पर ये एसएचएम शो कर रहा है, तो एसएचएम की जो कंडीशन है वहां पर ये होती थी, एक्सेलरेशन जो एसएचएम का होता था, लीनियर एक्सेलरेशन, अगर आपको ध्यान हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं है, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह हम रोटेशनल की इक्वेशन लिखेंगे, और रोटेशनल की इक्वेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अल्फा, a की जगह तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और x होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। मैं रिमाइंड करा देता हूं एक बार उस चीज को, ये हमारे पास मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये तो लेके चलते थे। यहां पर आपके पास इस तरफ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, ये सिचुएशन हमारे पास एसएचएम की होती थी। तो ये x यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पर रोटेशनल मोशन है क्योंकि वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट की वैल्यू क्या है वहां पर 0। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे फिर हम, यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा थीटा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब टॉर्क इज इक्वल टू, एक इक्वेशन टॉर्क की ये है, इसको फर्स्ट डालो, एज रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई तो वही हमारे पास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास COM, O पॉइंट,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी जरूरत नहीं है अभी लिखने की, ml स्क्वायर टू ml स्क्वायर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास, हो सकता है वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इसका। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाली, यहां पर पुट करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू बनेगा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो माइनस पीई थीटा इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा से थीटा गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बच गया, आई को धर ले जाओ, पीई अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहां से ओमेगा की वैल्यू यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर देखो, क्या देखिए, यहां से ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया पीई अपॉन आई, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट पीई अपॉन आई। टाइम पीरियड एसएचएम के अंदर 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी की वैल्यू 2 पाई एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट पीई अपॉन आई, तो टी हमारे पास क्या आ गया फिर 2 पाई इंटू आई अपॉन पीई। काफी फेमस एक्सप्रेशन है, याद रखेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। आई यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी डाइपोल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पाई कांस्टेंट, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। पहली बात तो ये चीज क्लियर होगी, ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इसको हम यहां पर लेके जाएंगे, टॉर्क की वजह से ये यहां तक आएगा, ठीक है। यहां पर आके आप कहोगे सर यहां पर तो फिर दोबारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, टॉर्क की वैल्यू 0 हुई, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन इनर्शिया भी तो है, मास है इसका कुछ, इनर्शिया की वजह से यहां आएगा, यहां आएगा, तो ये दूसरी सिचुएशन मैंने बनाई है। पहले फोर्स ऐसे कुछ लग रहा था, यहां आने के बाद फोर्स इससे अपोजिट लगेगा, इससे अपोजिट लगेगा, ये फिर ऊपर अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से इनर्शिया की वजह से फिर ऊपर जाएगा, मतलब एसएचएम करेगा, तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। तो ये आपके पास आज का लेक्चर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।